नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं मार्क्सवाद के ऊपर। अभी तक हम मार्क्सवाद का डेवलपमेंट कर चुके हैं और मार्क्सवाद की जो मूल अवधारणाएं थी, मेन कंसेप्ट से की थीम्स थी, की थीम को कर चुके हैं। अब हम जो आगामी चर्चा करेंगे वो टाइप्स ऑफ मार्क्सिज्म करेंगे। मार्क्सवाद के भांति भांति के जो प्रकार हैं हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। इनकी चूंकि बहुत बार चर्चा हो चुकी है तो हम इसकी व्यापक बहस खड़ा नहीं करेंगे। हम शुरुआत करते हैं शास्त्रीय मार्क्सवाद से। इसको हम क्लासिकल मार्क्सिज्म बोलते हैं। इसको रूढ़ या कंजर्वेटिव मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। ये वो मार्क्सवाद है जो मार्क्सवाद की मूल अवधारणाओं में विश्वास करता है। जो अभी अभी हम करके हटे उनमें विश्वास करता है। आर्थिक निर्धारणवाद को मानता है, वर्ग संघर्ष को मानता है, वर्ग चेतना को मानता है, वर्ग क्रांति को मानता है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को मानता है, धर्म का विरोध करता है, राष्ट्रवाद का भी लगभग विरोध करता है। तो जो मार्क्सवाद की मूल अवधारणाओं को थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ मानने वाले हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? शास्त्रीय मार्क्सवादी बोलते हैं। ऐसे मार्क्सवाद को हम कंजर्वेटिव मार्क्सिज्म बोलते हैं, रूढ़ या रूढ़िवादी मार्क्सवाद भी बोलते हैं इसको। अब इनके विचारक आपके रटे पड़े हैं, आप एक सेकंड में बता दो कौन कौन है, बताओ। इसका विचारक है प्लेखानोव। और बताओ। इसका विचारक है व्लादिमीर लेनिन। इसका विचारक है स्टालिन। इसका विचारक है कार्ल काटस्की। अब और बताओ, दो चार तो और बताओ। हाँ चलो, इसका विचारक है, ये तो शुरुआत में आ ही जाता था, एंगल्स। और बताओ आप। इसकी विचारक है रोजा लग्जमबर्ग। कार्ल काटस्की भी है और एक कार्ल है, वो कार्ल नहीं, वो है लियोन ट्राटस्की। एक कार्ल काटस्की है और एक लियोन ट्राटस्की है। ये आपको क्या लग रहा है, एक ही है कि अलग अलग है दोनों? ये तो है जर्मनी का और लियोन ट्राटस्की है रूस का। लेनिन के दो चेले थे, एक स्टालिन था और एक लियोन ट्राटस्की था। लियोन ट्राटस्की ने स्थायी क्रांति का सिद्धांत दिया था, परमानेंट रिवॉल्यूशन का, कि एक के बाद हर एक देश में रिवॉल्यूशन करनी होगी। और इसी को बाद में स्टालिन ने मरवा दिया था। ये स्टालिन के आते देश छोड़ के चला गया था, फिर इसको मरवा दिया गया स्टालिन के द्वारा। वो था लियोन ट्राटस्की। रोजा लग्जमबर्ग एक पोलैंड की शास्त्रीय मार्क्सवादी विचारिका है। एंगल्स है, कार्ल काटस्की जिसको हम मार्क्सवाद का पोप बोलते हैं। स्टालिन था ही 1924 से लेकर लगभग 53 तक अमेरिका का, सॉरी सोवियत संघ का मुखिया कौन था? स्टालिन। उससे पहले 5-6 साल तक लेनिन था। प्लेखानोव जो कि मेन सेवक था ये भी रशिया। अब आ जाओ माओ। अन्य रूस से आसपास से थोड़ी यूरोप से बाहर जाए तो माओ है, क्यूबा में कास्त्रो है और चे गवेरा है। चे गवेरा है। ये सारे वो विचारक हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय मार्क्सवादी बोलते हैं। ये सारे मार्क्सवाद के मूल इन अवधारणाओं में विश्वास करते हैं। मूल अवधारणाओं की हम चर्चा कर चुके हैं। हमारे पास चर्चा करने के लिए अब दो विचारक हैं, एक लेनिन है और एक स्टालिन है और एक माओ है। इनकी व्यापक चर्चा तब करेंगे जब हम मार्क्सवाद से संबंधित विचारकों की चर्चा करेंगे। एक बार हम इतना ही करके छोड़ देते हैं, का नाम लेके छोड़ देते हैं। तो ये हमने एक प्रकार का मार्क्सवाद किया जिसको थोड़ी सी देर पहले कर रहे थे, उनमें विश्वास करता है। आर्थिक
निर्धारणवाद में विश्वास करता है, क्रांति में विश्वास करता है, रेडिकल चेंजेस में विश्वास करता है, आर्थिक शोषण में विश्वास करता है, बुर्जुआ वर्ग के खात्मे पे विश्वास करता है, पूंजीवाद का अंत करना चाहता है। ये है। अब हमारे पास अगली जो चर्चा है वो है नव मार्क्सवाद की। अब इस नव मार्क्सवाद के भांति भांति के सिद्धांतों की हम एक एक करके चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब अगली चर्चा हमारी नव मार्क्सवाद के ऊपर केंद्रित रहेगी, और जो नव मार्क्सवाद से शुरू होगी वो चल के कहां तक जाएगी? उत्तर मार्क्सवाद तक। तो हम 3 प्रकार का मार्क्सवाद कर रहे हैं, शास्त्रीय मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद और उत्तर मार्क्सवाद। अब हम नव मार्क्सवाद की चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले तो नव मार्क्सवादी हैं, उनकी मूल अवधारणाएं कर लेते हैं कि ये सोचते क्या है। नव मार्क्सवादियों का जो मूल विश्वास है वो क्या है, ये मार्क्सवाद से अलग कैसे है। पहले जब तक अंतर नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो एक तरफ शास्त्रीय है और दूसरी तरफ ये नियो मार्क्सिज्म। शास्त्रीय कहता है कि समाज 2 में बंटा हुआ है, एक आधार में और एक अधिसंरचना में। ये कहते हैं कि ये समाज का सही बंटवारा नहीं है, समाज और भी बहुत सारे प्रकार से बंटा हुआ हो सकता है। तो ये आधार और अधिसंरचना के बंटवारे का विरोध कर देते हैं। ये कहते हैं कि जो मूल तत्व है वो है आर्थिक तत्व। तो ये विश्वास करते हैं आर्थिक निर्धारणवाद में। ये है आर्थिक निर्धारणवाद को तो मानते हैं, इसके अलावा अन्य और प्रकार के निर्धारणवाद को भी मानते हैं कि सिर्फ आधार ही महत्वपूर्ण नहीं होता जिसमें आर्थिक चीजें संभव है, बल्कि ये जो बल देते हैं ये काय पे बल देते हैं? अधिसंरचनाओं पर भी बल देते हैं। ये कहते हैं शोषण का एक ही प्रकार है, वो कौन सा है? आर्थिक है। ये कहते हैं शोषण बहुविध होता है, ये जातीय भी होता है, लैंगिक भी होता है, धार्मिक भी होता है, तकनीकी भी होता है और प्रजातीय भी होता है, नहीं रेशियल नस्लीय शोषण भी होता है। तो ये कहते हैं शोषण बहुत प्रकार का होता है। ये जो मूलतः विश्वास करते हैं, चलो अंतरराष्ट्रीयवाद को लेके तो इनके विचार नहीं है। और किस मुद्दे पे करें? यही है इनके देखो मूल विचार, तो जिनके ऊपर हमें परिवर्तन नजर आता है। हाँ, ये है, ये किसको मानते हैं? कार्ल मार्क्स को ही अपना सब कुछ मानते हैं। ये हेगल को भी स्वीकार करते हैं और ये स्वीकार करते हैं आपके फ्राइड को भी, सिगमंड फ्राइड, ये जो मनोविश्लेषण करता है, और ये अन्य विचारकों से भी जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं उनसे भी अपने विचार लेते हैं। तो हेगल से, फ्राइड से, मार्क्स से, इनसे भी प्रभावित है। ये सिर्फ किससे प्रभावित है? ज्यादातर मार्क्स से प्रभावित है। ये कहते हैं कि जो भी परिवर्तन होंगे वो क्रांतिकारी होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे वो रेडिकल होंगे। ये कहता है कि परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? धीमे भी हो सकते हैं। ये जो बल देते हैं, ये कहते, इनका जो पूरा बल है वो है सर्वहारा के अधिनायकवाद के ऊपर है। जबकि ये है, ये बहुलवादी राजनीति को स्वीकार करते हैं, ये लोकतांत्रिक राजनीति को स्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति को, बहुलवादी लोकतांत्रिक राजनीति को। ये जो शास्त्रीयवाद वाले हैं ये पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और ये जो है ये पूंजीवाद के अंदर सुधार करना चाहते हैं। तो आप थोड़ी छवि बनाने के लिए इनको लिख लो, इनको तो ये तो लिख ही लो आप।
तो आपको पता चल जाएगा कि शास्त्रीय क्या सोचते हैं और जो नियो मार्क्सिस्ट है या नियो मार्क्सिज्म वाले हैं वो क्या सोचते हैं। ये मुख्य मुख्य अंतर है। अच्छा, इनमें से कौन है जो हिंसा का समर्थन करते हैं? दोनों में से क्लासिकल वाले हिंसा का है, नव क्लासिकल हिंसा का समर्थन नहीं करते। इनमें किन के लिए ना भौतिक तत्व महत्वपूर्ण है और किन के लिए मानवीय तत्व महत्वपूर्ण? इनके लिए भौतिक तत्व महत्वपूर्ण, इनके लिए मानवीय तत्व महत्वपूर्ण। इसमें से कौन है जो भौतिकतावादी मानवतावादी कर लिए, जो भौतिक सुखों को महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन है जो सुखों के अन्य प्रकारों को भी स्वीकार करते हैं? ये न्यू मार्क्सिज्म। सुख के अन्य और बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो हमने शास्त्रीय किया और नियो मार्क्सिस्ट किया। ये भौतिकतावादी होते हैं और ये भौतिकतावाद की ओर ज्यादा किसकी ओर झुके होते हैं? मानवतावादी होते हैं ज्यादा। इनके लिए सामाजिक परिस्थितियां प्राथमिक होती है। इनके लिए जो प्राथमिक होते हैं वो होती है मानव की वास्तविक मुक्ति। ये मनुष्य को सामाजिक परिस्थितियों का दास मानते हैं और ये कहते हैं कि मनुष्य है वो अपना निर्माण खुद भी कर सकता है, कि मनुष्य की सोच स्वतंत्र नहीं होती। ये कहते हैं मनुष्य की सोच स्वतंत्र भी हो सकती है। ये तो कहता है भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है मनुष्य की सोच और विचार। ये द्वंदात्मक भौतिकवाद को मानते हैं, ये द्वंदात्मक भौतिकवाद को। वो आर्थिक निर्धारणवाद का भी तो रूप है, इसलिए शब्दों की हेरफेरी है। और ये द्वंदात्मक भौतिकवाद को स्वीकार नहीं करते कि द्वंद्व अकेले भौतिक पदार्थों को लेके नहीं होते, जातीय, धार्मिक, लैंगिक, प्रजातीय, बहुत से प्रकार के द्वंद्व समाज में पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से इसे अंतर करते हैं। हमने शुरुआत की है किसकी? नव मार्क्सवाद की। एक बार कई क्या करते हैं, ये जो ऑनलाइन वाले फोटो लेते हैं इसकी, वो हो जाती है क्या अपने कैप्चर होती है क्या फोटो? इस पे वो नहीं होती यार, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है? ऐप पे स्क्रीनशॉट तो ले लेते, ठीक है। शायद मैं आज कोशिश कर रहा था, नोट्स के स्क्रीनशॉट तो नहीं आते इनके। ठीक, अब हम नव मार्क्सवाद में चर्चा करेंगे क्रिटिकल थियरी की। क्रिटिकल थियरी, और हम नव मार्क्सवाद में क्रिटिकल थियरी की चर्चा करते हुए किसकी चर्चा करेंगे? फ्रैंकफर्ट स्कूल की। क्रिटिकल थियरी, क्रिटिकल थियरी जर्मनी में 1923 में और फ्रैंकफर्ट स्कूल में एक समाज विज्ञान की एक नई पीठ खड़ी की गई और इसका काम ये देखना था कि जो मार्क्स है ये तात्कालिक रूप से उपयोगी है या नहीं है, इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है या नहीं है, और इसको प्रासंगिक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो इस मुद्दे के विचार के ऊपर के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल में एक समाज विज्ञान की पीठ बनाई गई। तो आगे का जो इतिहास है इस फ्रैंकफर्ट स्कूल का वो फिर 4 भागों में बंटा हुआ है। ऐसे मैं तो भूल जाता हूं, पहली थी 1923 से लेके और 1900 लगभग 35 तक है क्या? 33 तक, चलिए 23 से 33 कर लो।
इस समय इस चेयर का जो हेड था वो कोई कार्ल बर्ग था और ये मूलतः अर्थशास्त्री था। इसके नेतृत्व में काम शुरू हुआ। तो इसने सिर्फ कार्ल मार्क्स के अर्थशास्त्र पे ध्यान दिया, अन्य मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। इसने ध्यान दिया जो उत्पादन की प्रणाली है, उत्पादन के जो संबंध हैं और जो पूंजीवाद की पूरी प्रोसेस है, उसकी कमियां, उसके गुण अवगुण, इन सब के ऊपर बल दिया उसने। फिर आई एक और धारा, दूसरी धारा, जो 1933 से लेकर 1950 तक है। अब ये वो धारा है जब हिटलर आ गया है और फ्रैंकफर्ट स्कूल के अधिकांश विद्वानों को जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा है। इस धारा का जो विकास हुआ वो हर्खहाइमर के नेतृत्व में हुआ और हर्खहाइमर के जो सहयोगी थे वो थे, एक तो थियोडोर एडोर्नो और दूसरे थे हर्बर्ट मार्क्यूज। अब जहां पहली धारा में इकोनॉमी महत्वपूर्ण थी, अब इन्होंने जो बल दिया वो काय के ऊपर दिया, सामाजिक दर्शन के ऊपर दिया। अब फिलोसॉफी महत्वपूर्ण हो गई थी, दर्शन महत्वपूर्ण हो गया था। हर्खहाइमर और इनका आया। फिर अब ये वो दौर आया वापिस जब ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले हैं ये लौट के वापिस कहां आ गए हैं, जर्मनी में आ गए हैं। क्योंकि अब कौन चला गया, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया है और हिटलर है चला गया है। अब ये वापिस आ गया फ्रैंकफर्ट स्कूल, अमेरिका कई जगह भाग गए थे। तब एक तीसरी है 1955 से लेके और ये 50 से लेके और कब तक है ये धारा, मैं भूल जाता हूं। देखो ये आपको ये नहीं रटना, आपको पहले पता करना है। फिर अर्थशास्त्रियों की थी, फिर इसका नेतृत्व किसने किया, हर्खहाइमर ने। अगली धारा जो 1950 के बाद आई, इस धारा का नेतृत्व किया हर्बर्ट मार्क्यूजे ने। और अंत में जो इसकी धारा आई उसका नेतृत्व किया हेबरमास ने। तो ऐसे करके ये 4 चरणों में बंटा हुआ है। पहले अर्थशास्त्रियों की थी, फिर ये दर्शन की हुई, फिर ये सोशल साइंस में आ गई और फिर उसका बहुविध प्रचार प्रसार द्वितीय पीढ़ी के विद्वान किसने कर दिया था, हेबरमास ने कर दिया था। यहां तक तो ये प्रथम पीढ़ी के विद्वान है, हेबरमास किस पीढ़ी का है, द्वितीय। ये काम तो साथ ही करते थे, ये थोड़ा और आगे जाके उसका हेडवेड बनना होगा। और फिर कौन बन गया था, हेबरमास। ये 4 चरणों में आगे विकसित हुआ। अब हम इसकी तो विशेषता देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये मूलतः है कैसा, इसको करते हैं। तो ये तो हमने विचारक कर लिए, हर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूजे। हेबरमास पहले कुछ समय तक काम कर चुका है किसके साथ, थियोडोर एडोर, बाद में चला गया था वो, फिर वापस आया तो हेड बन के आया था, हर्बर्ट मार्क्यूजे और हेबरमास। अब हम इसकी बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं कि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले हैं, ये हैं कैसे। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने 3 चीजें ली है अलग अलग व्यक्तियों से। एक है कार्ल मार्क्स, दूसरा है हेगल या हिगल, आप जो भी बोले, और तीसरा है सिगमंड फ्राइड। इससे जो लिया है उससे राजनीतिक अर्थव्यवस्था ली है। हेगल से लिया है वो फिलोसॉफी लिया, दर्शन लिया है, और फ्राइड से लिया है वो व्यक्ति का मनोविश्लेषण लिया है, मनोविज्ञान साइको लिए। तो ये कहते हैं कि अकेला आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कौन सा तत्व भी महत्वपूर्ण है, विचार तत्व भी महत्वपूर्ण है।
व्यक्ति का निर्धारण सिर्फ परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का जो सोच है वो कहां से निर्धारित होती है, उसके मनोविज्ञान से भी निर्धारित होती है। कार्ल मार्क्स तो ये कहता है कि व्यक्ति वैसा ही सोचेगा जैसे आर्थिक तत्व उसको सोचने के लिए कहेंगे। फ्रायड कहता है कि नहीं, व्यक्ति की सोच है वो बाहरी परिस्थितियों से बनती है, उसके खुद के मनोविज्ञान की वजह से बनती है कि उसकी साइकोलॉजी है कैसी। वो इस मनोविज्ञान को स्वायत्त और स्वतंत्र मानता है। और ये क्या कहते हैं, कौन से तत्वों पर निर्भर होते हैं विचार, हमारे आर्थिक तत्वों से। तो ये कार्ल मार्क्स से आर्थिक तत्व और आर्थिक शोषण, यहां से दर्शन और विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआत जरूरी नहीं कि आर्थिक तत्वों से हो, परिवर्तन जरूरी नहीं कि आर्थिक तत्वों से भी हो। समाज में परिवर्तन के लिए आइडियाज भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में जैसे विचार आते हैं, समाज में परिवर्तन भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इतिहास का निर्धारण अकेले आर्थिक तत्व नहीं करते, नव मार्क्सवादी फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले करते हैं। कौन से तत्व भी करते हैं, विचार तत्व भी करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है, मनोवैज्ञानिक। ये शोषण का जो मूल अवधारणा है वो कहां से पहचानी जाएगी, मनोवैज्ञानिक से। कि बहुत से जो शोषण है ना वो आपको दिखाई भी नहीं देते, वो किस प्रकार के शोषण होते हैं, मनोवैज्ञानिक। हम तो सिर्फ आर्थिक शोषण को ही शोषण मान लेते हैं, जबकि शोषण क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक शोषण भी बहुत प्रकार के होते हैं। ये जो बच्चों पे हम प्रेशर डालते हैं, तो कौन सा शोषण है इनका, मनोवैज्ञानिक शोषण है। जो रंग को लेके हम गालियां देते हैं, ठीक है, अश्वेतवाद की गालियां देते हैं, या जब हम किसी भी पुरुष को कहते तेरे पेट देखी दाम की सो, तो आप ध्यान रखो, महिला को जितना बुरा अपने रूप की अवहेलना और आलोचना सुन के लगता है, उतना ही बुरा पुरुष को तब बुरा लगता है जब उसकी पेट की कोई आलोचना करता है। तो कभी भी औरत को अगर खुश करना हो तो काय की प्रशंसा करो, उसके रूप की, और पुरुष को खुश करना हो तो उसके पेट की। वही क्या सलीम बॉडी बना रखी है, छा गया तो है ना, पेट दिखाई नहीं दे रहा तेरा आजकल, चाहे वो नीचे आ रहा हो, चाहे बस बोल दो, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कोई काम करवा लो उससे, है ना। तो ये जो आप पेटू पेटू करके कहते हैं, उसका कौन सा शोषण है, ये उसका मनोवैज्ञानिक शोषण है। तो शोषण एक है ना, ये मनोवैज्ञानिक शोषण बहुत ही खतरनाक होता है, नींद नहीं लेने देता ये वाला शोषण है। तो हम कर रहे थे कार्ल मार्क्स और हेगल, और किसका प्रभाव है, ये फ्रायड का मनोविज्ञान का प्रभाव है। दरअसल ये खड़े क्यों हुए थे, ये खड़े हुए थे, इनको विरोध करना था, नए तरीके खोजने थे, दर्शन पढ़ने के, इतिहास पढ़ने के, भाषा पढ़ने के, और इनको विरोध करना था वियना सर्किल का। तो दरअसल फ्रैंकफर्ट स्कूल जो खड़ा हुआ था वो किसके विरोध में खड़ा हुआ था, वियना सर्किल के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो सारे विद्वान हैं वो विरोध करते हैं प्रत्यक्षवाद का, और वो विरोध करते हैं नव प्रत्यक्षवाद का, और वो विरोध करते हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद का। ये तो समझ में आई गई आपके, शुरुआत से ही कर रहे थे। वियना सर्किल याद आ रहा है आपको, वियना सर्किल, ठीक है। विटजेनस्टाइन तो लुडविग विटजेनस्टाइन तो भाषा शास्त्री तो फट से याद आता, सबसे टफ है वो, ठीक है। एजे एयर है, और अब भूल भाल गए, नहीं रुको, ये देखो, ये नव प्रत्यक्षवादी वियना सर्किल वाले भूल गए, देखो कार्ल पोपर है? इसका मुंह तो भूल ही गए, मोर्टिस स्लिक है, ठीक है। ये सारे, रुडोल्फ कार्नाप है, एक बार याद आने तो फिर सारे याद आते हैं, रुडोल्फ कार्नाप है, ठीक है। ये सारे व्यक्ति ये किसके हैं, वियना सर्किल के। तो वियना सर्किल वाले कौन है, नव प्रत्यक्षवादी है, इनको अपन क्या बोलते हैं, तार्किक प्रत्यक्षवादी बोलते हैं। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो क्रिटिकल थ्योरी वालों का, और वियना स्कूल है वो तार्किक प्रत्यक्षवादियों का, जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। अब ये जो वियना सर्किल वाले विद्वान हैं, इनका ये कहना है कि ज्ञान वही है जो काय पे आधारित हो, अनुभव पे, और ज्ञान वही है जिसका सत्यापन किया जा सके।
तब ये फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले ये कहते हैं कि जब आप ये कह देते हैं कि ज्ञान तथ्यात्मक और अनुभवी की सही है, इसका तात्पर्य है कि आपने व्यक्ति को भी वस्तु बना दिया है। क्योंकि अनुभव तो आप वस्तु का कर सकते हैं, व्यक्ति का अनुभव है नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति जैसा होता है वैसा दिखाई थोड़ी देता है। वस्तु के तो गुण धर्म है ना, वो पहले से दिखाई देते हैं कि ये वस्तु ऐसी है। मनुष्य के गुण धर्म तो कहां छिपे होते हैं, उसके मस्तिष्क में छुपे होते हैं। तो ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले कहते हैं कि जो वियना सर्किल वाले, इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी है, व्यक्ति को क्या बना के छोड़ दिया है, वस्तु बना के छोड़ दिया है। ज्ञान अगर अनुभव पे आधारित होगा तो ज्ञान निश्चित होगा, और ज्ञान जब सत्यों के ऊपर है, जब ज्ञान तर्क और कल्पनाओं के ऊपर आधारित होता है तो नया नया ज्ञान पैदा होता है। तो आप ज्ञान को जो अनुभविक मानते हो, इसका तात्पर्य ज्ञान का तो अंत हो गया, क्योंकि ज्ञान तो तब पैदा होता है जब हमारी बुद्धि काम करना शुरू करती है। तो बुद्धि में जब नए नए सत्य विचार उठते हैं, नए नए विचार उठते हैं ना, तब ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान सिर्फ कहां से पैदा नहीं होता, अनुभवों से पैदा नहीं होता। और फिर ये कहते हैं कि इन्होंने किया क्या है कि तथ्य मूल्य का जो विभेदीकरण करके, और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि इससे इन्होंने मानवता का क्षरण कर दिया है। क्योंकि मानवता का कल्याण तथ्यों से नहीं होता, बल्कि मानवता का कल्याण नए नए मूल्यों से और नए नए मूल्यात्मक बहस से होता है। तो जो इन्होंने क्या मनुष्य को वस्तु बना दिया है, मनुष्य का अकल्याण कर दिया है, तथ्य मूल्य विवाद गलत खड़ा कर दिया है। मूल्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कौन होते हैं, तथ्य, और तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मूल्य। तो ये जो है वो तथ्यों की बजाय किस पे बल ज्यादा देते हैं, मूल्यों के ऊपर। तो ये जो व्यवहारवादी राजनीति है, अनुभव की राजनीति है, प्रत्यक्षवादी राजनीति है, रैशनल जो पॉजिटिविज्म है, उसका ये फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो चाहे वो हरखाइमर हो, जिसके यहां से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका विरोध करना वियना सर्किल का, तार्किक प्रत्यक्षवाद का। उसके बाद उसी धारा को हर्बर्ट मार्क्यूजी ने आगे बढ़ाया, उसी को फिर हेबरमास ने भी मैंने किया था, उसने आगे बढ़ाया। और एक व्यक्ति हम और भूल गए इसमें से करना, एरिक फ्रोम। हाँ, एरिक फ्रोम हो रहा है ऐसे विचारकों में। बाकी विचार तो कर लिए थे, एरिक फ्रोम की चर्चा नहीं हुई थी। एरिक फ्रोम। तो ये हमने नव मार्क्सवादियों का एक वो पूरा कर लिया। कौन सा स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल है। हाँ देखिए, इनके ऊपर ग्रामसी का भी इम्पैक्ट है, लेकिन हम मूलतः इनका तीन को ही मानते हैं, क्योंकि ग्रामसी का इम्पैक्ट आते ही हम कह देते हैं कौन से तत्व महत्वपूर्ण है, विचार है। तो मूलतः पहले किसको ले चुके हैं, हेगल को ले चुके हैं। तो हालांकि ग्रामसी से भी प्रभावित है, लेकिन जिस समय स्कूल विकसित हो रहा है ग्रामसी के विचार उस टाइम सामने नहीं आ रहे हैं। तो मूलतः ये कहते हैं कि इनके ऊपर किनका विचार है, ठीक है। इनको हम वो कहते हैं कि ये नव हेगेलियन विचारों से प्रभावित है। नव हेगेलियन, हेबरमास में नव हेगेलियनवाद दिखाई देता है, सॉरी हरखाइमर में, माफी चाहूंगा, ये हरखाइमर में नव हेगेलियनवाद दिखाई देता है, यानी हेगल के विचारों से भी प्रभावित है ये। अब हेगल में और जो ग्रामसी था उसमें यही तो थोड़ी समानताएं हैं कि जो हेगल था वो विचार तत्वों को महत्वपूर्ण मानता था, और इसीलिए विचार तत्वों को कौन महत्वपूर्ण मानता है, ग्रामसी। ग्रामसी कहता है जो प्रभुत्व होता है वो सिर्फ आर्थिक नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, वैचारिक प्रभुत्व भी तो होता है। तो नियंत्रण करने के लिए आर्थिक तत्वों के साथ विचार तत्व भी महत्वपूर्ण होते हैं, आपके मस्तिष्क पे भी नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। हेगल यही तो है, इसीलिए तो ग्रामसी में हमें कौन दिखाई देता है, हेगल दिखाई देता है। ग्रामसी किससे प्रभावित था, हेगल से। तो जिस टाइम स्कूल विकसित हो रहा था, ग्रामसी उस टाइम विकसित हो रहा था, ये है। तो अब जब हेगल दिखाई दे रहे तो स्वाभाविक है कि कौन दिखाई दे जाएगा अपने आप ही, ग्रामसी। लेकिन मूलतः ये ग्रामसी खुद किससे प्रभावित है, हेगल से प्रभावित है। हम जब ग्रामसी को पढ़ रहे थे तब ये भी तो किया था कि ग्रामसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है किसका, एक तो क्रोचे का, एक कार्ल मार्क्स का और एक हेगल का, तीनों से प्रभावित था ग्रामसी। एक क्वेश्चन पूछ रहे थे यहां से, किसका, अच्छा फ्रैंकफर्ट स्कूल वालों का जो द्वंद्ववाद है वो किससे प्रेरित है। देखिए द्वंद्ववाद इन दोनों से प्रेरित है कि द्वंद्व इन तत्वों को लेके भी होता है और द्वंद्व विचारों को लेके भी होता है। तो एक तरीके का द्वंद्ववाद आप पैदा मत करो, क्योंकि आप अगर हेगल को लेके जाओगे कि हेगल से द्वंद्ववाद लिया है तो फिर इसका तात्पर्य आपको कार्ल मार्क्स को तो भूलना पड़ेगा। तो जो झगड़े होते हैं समाज में वो आर्थिक मुद्दों को लेके भी होते हैं, तो गरीबी अमीरी भी महत्वपूर्ण है। तो फिर जो प्रजातियां, जातियां, धर्म, तकनीक और लिंग भी
महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो सारी है जाति, प्रजाति, धर्म है, ये तो सारे कौन से तत्व हैं? विचार तत्व है। और जो अमीरी गरीबी है वो कौन से तत्व हैं? आर्थिक तत्व है। तो शोषण बहुविध होता है, ये वैचारिक भी होता है और ये आर्थिक भी होता है। तो ये हमने एक स्कूल किया, फ्रैंकफर्ट स्कूल। हमने देखो जार्ज ल्यूकोच की पहले चर्चा कर ली है, बुडापेस्ट स्कूल कर लिया है, ग्रामसी की चर्चा कर ली है, ग्रामसी पूरे व्यापक चर्चा कर चुके। ग्रामसी के साथ हम ग्रामशियन परंपरा है उसको हम कर चुके, रॉबर्ट कॉक्स और स्टीफन गिल की। अब हम चर्चा करेंगे वो ज्यापाल सार्त्र की करेंगे। ज्यापाल सार्त्र, बीइंग एंड नथिंगनेस, इसकी पुस्तक आप याद कर लेना। ज्यापाल सार्त्र फ्रांस का था और इसका जो मार्क्सवाद है वो है तो नव मार्क्सवाद, लेकिन ये कैसा है? अस्तित्ववादी है। अस्तित्ववादी वो विचारक होते हैं जो बाकी चीजों की बजाय किसको ज्यादा महत्व देते हैं? व्यक्ति के अस्तित्व को। और वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को चयन की स्वायत्ता होती है, चयन की स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति जो अपना निर्माण करता है, अपने विचारों का निर्माण करता है, जीवन का निर्माण करता है। कार्ल मार्क्स कहता है उसके जीवन का, विचारों का जो निर्धारण है वो कौन सी परिस्थितियां करती है? सामाजिक परिस्थितियां करती है। तो आदमी किसका गुलाम होता है? सामाजिक परिस्थितियों का। जीन-पॉल सार्त्रे कहता है कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वो अपने जीवन का चयन, अपने अस्तित्व का निर्धारण कौन करता है? स्वयं करता है। हम आज जो कुछ भी हैं वो स्वयं के चयन की वजह से है। आप यहां बैठे हैं क्योंकि आपका चयन है। सामाजिक परिस्थितियां आपको यहां नहीं लेके आती। आप सबकी सामाजिक परिस्थितियां अलग है। आप में से कई हैं वो मध्यम वर्गीय हैं, कोई उच्च वर्गीय हैं और कई निम्न वर्गीय हैं। उसके बावजूद आप यहाँ एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब आपके ये क्या थी? चयन की स्वतंत्रता थी। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ वही बैठा था जिसके पास बहुत कुछ था, जो अरबपति खरबपति सारे बैठे हैं, किसान के भी बैठे हैं, मजदूरों वाले भी बैठे हैं और जो पैसे वाले उनके भी बैठे हैं। तो ये सामाजिक परिस्थितियां आपके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति अपने अस्तित्व का निर्धारण स्वयं करता है। तो ये जो मुक्ति है ये किसके हाथ में है? परिस्थितियों के हाथ में नहीं है, बल्कि ये किसके हाथ में है? व्यक्ति के स्वयं के हाथ में। तो ज्यापाल सार्त्र है ये मार्क्सवाद से इस रूप में अलग है कि मार्क्स की सामाजिक परिस्थितियों की बजाय वो महत्व ज्यादा किसको देता है? मनुष्य को, खुद को देता है, उसके अस्तित्व को प्राथमिकता देता है, जिसका निर्धारण वो स्वयं करता है। तब ये कहता है कि आदमी कोई गोभी का फूल या कार नहीं है कि उसको मनचाहा आकार दिया जा सके। अब व्यक्ति गोभी का फूल या कार दिए कि उसको मनचाहा आकार दिया जा सके। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि भौतिक परिस्थितियां बदलते ही और व्यक्ति की सोच बदल जाएगी। जैसे ही क्रांति होगी, आर्थिक उत्पादन के साधन है उनके ऊपर सर्वहारा का कब्जा हो जाएगा, वैसे सर्वहारा की सोच बदल जाएगी, उनकी जीवन बदल जाएगा, उनकी परिस्थितियां बदल जाएगी। वो तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप आर्थिक तत्वों को बदलते क्या बदलते हैं? व्यक्ति की सोच बदल देते हैं। इसका मतलब व्यक्ति की सोच स्वायत्त और स्वतंत्र है नहीं है, वो तो कौन निर्धारित कर रहे हैं? आर्थिक तत्व। जब ये कहते ऐसा नहीं होता, व्यक्ति को कौन सी स्वतंत्रता होती है? चयन की। वो खुद अपने अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होता है। सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर, आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर, उत्पादन के साधनों के ऊपर अवलंबित नहीं होता। अब कार है, कार को तो जैसे हथौड़ा चलता है, हथौड़ा जैसे ठोक पीट के बनाएगा कार वैसी बनेगी। तो वो हथौड़ा है कौन? कार्ल मार्क्स कहता है कार अपना निर्धारण स्वयं नहीं करती, हथौड़ा करता है। हथौड़ा कौन से तत्व होते हैं बताओ? आर्थिक तत्व हथौड़ा है। वो आपके जीवन का निर्धारण करेंगे कि आप सुखी रहेंगे या आप दुखी रहेंगे। ये जीन-पॉल सार्त्र ऐसा नहीं होता।
हथौड़ा निर्धारण नहीं करता, हम अपने आकार का निर्धारण स्वयं करते हैं, क्योंकि हम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि हम सजीव हैं और हमारे अंदर तर्क क्षमताएं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विचार है, इसलिए हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। बाकी चीजों में ये किसको स्वीकार कर लेता है? कार्ल मार्क्स को स्वीकार कर लेता है। ये है ज्यापाल सार्त्र। उसके बाद जो हम अगली चर्चा करेंगे वो एक फ्रांस का एक विचारक और है, उसकी चर्चा करेंगे, और वो है लुई अल्थुजर। अगली चर्चा है वो एक प्रकार का और मार्क्सवाद है जिसको हम कहेंगे संरचनात्मक मार्क्सवाद। हमने अभी तीसरे प्रकार का मार्क्सवाद शुरू किया, नव मार्क्सवाद का तीसरा रूप क्रिटिकल थ्योरी, उसके बाद अस्तित्ववादी, और उसके बाद स्ट्रक्चरल मार्क्सवाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद। ये भी फ्रांस में ही पैदा हुआ था, लेकिन ये अस्तित्ववाद के बाद आया है। तो अगर आपको इनको सीरीज में लगाना पड़ेगा तो भी लग जाएगा। पहले आई क्रिटिकल थ्योरी 20 के आसपास, 60 के आसपास है, 50 से 50 के आसपास कौन आया? अस्तित्ववादी। और उसके बाद 10-15 साल बाद कौन आया? संरचनावादी या संरचनात्मक मार्क्सवाद फ्रांस में आया, और इसका जो विचारक था वो था लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर की पुस्तक है फॉर मार्क्स, और लुई अल्थुजर की इसी परंपरा से एक और व्यक्ति प्रभावित है, वो है निकोल्स पोलांजा। निकोल्स पोलांजा की एक शब्दावली की थी कल, आपको याद आ रहा है क्या? समाजवादी बहुलवाद। समाजवादी दरअसल एकलवाद को बढ़ावा देता है, समाजवाद होता है, और यह चाहता है कि समाजवाद कैसा हो? बहुलवादी हो, बहुत सारे विचारों को स्वीकार करने वाला हो, उसको समाजवादी बहुलवाद बोलते हैं। पर कि स्टालिन जैसे लोगों ने जिस समाजवाद को पैदा किया था, माओ जैसे लोगों ने पैदा किया, चीन में जो समाजवाद है वो एकलवादी है, एक ही राजनीतिक दल है, एक ही मूल्य है, ठीक, अर्थव्यवस्था में पूर्ण हस्तक्षेप है, लोगों की स्वतंत्रताएं और स्वतंत्र सोच नहीं है, विचार अभिव्यक्ति कुछ नहीं है, सारे मूल्यों को दबा दिया गया है। मूल्य वही है जो राजनीतिक दलों के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और इसके विरोध में जो खड़ा होता है वो कौन होता है? समाजवादी बहुलवाद। कि समाज महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज के जो संचालन होगा वो किस तरीके से होगा? बहुलवादी। बहुल मूल्य होंगे, बहुल विचार होंगे, बहुल दल होंगे, बहुल दबाव समूह होंगे, और बहुल जीने के तरीके होंगे। ये है समाजवादी बहुलवाद, निकोल्स पोलांजा का। अब हम करते हैं संरचनावाद। संरचनावाद का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति है, उसका जो अस्तित्व है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? सामाजिक संरचनाओं के द्वारा निर्धारित होता है। अभी तक हम देख रहे थे कि व्यक्ति का निर्धारण कैसे होता है। व्यक्ति स्वायत्त होता है, स्वतंत्र होता है, चयन की स्वतंत्रता होती है, अस्तित्व निर्धारण की स्वतंत्रता होती है। तो ज्यापाल सार्त्र के इस अस्तित्ववाद के खिलाफ उसी के देश में क्या पैदा हुआ? संरचनात्मक मार्क्सवाद। ये कहता है व्यक्ति का अस्तित्व है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? सामाजिक संरचनाओं के द्वारा। सामाजिक संरचनाएं जिस प्रकार की होगी, व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति के विचार उसी प्रकार के होंगे। अब हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, एक है कार्ल मार्क्स, दूसरा है ज्यापाल सार्त्र, और तीसरा है लुई अल्थुजर। कार्ल मार्क्स कहता है व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो कौन सी संरचना, किस चीज पे निर्भर है? आर्थिक तत्वों पे। ये कहता है कि वो कैसा है? स्वायत्त है। और ये कहता है कि वो संरचनाओं पे निर्भर है। अब देखो मजेदार बात आ गई। ये कहता है व्यक्ति का अस्तित्व कहां पे निर्धारित है? आधार के ऊपर।
ये कहता है वो आधार और अधिसंरचनाओं से स्वायत्त है, और ये बल देते हैं कि वो किससे निर्धारित होता है, अधिसंरचनाओं से। अब बताओ कि ये कार्ल मार्क्स से किस रूप में अलग है और सार्त्र से किस रूप में अलग है? ये कार्ल मार्क्स तो एक ही तत्व को महत्वपूर्ण मानता है कि आदमी वैसा ही होगा जैसे पूंजी की स्थिति होगी, अमीर और गरीब भी है, वही आपका निर्धारण करती है। ये कहता है कोई अमीरी गरीबी कोई संरचना कुछ नहीं होती, व्यक्ति अपना निर्धारण है खुद करता है। ये कहता है ऐसा नहीं होता दोस्त। सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, जातीय परिस्थितियां, लैंगिक परिस्थितियां, प्रजातीय परिस्थितियां आपके अस्तित्व का निर्धारण करती है। अब कार्ल मार्क्स के विचार ज्यादा व्यापक है अल्थुजर के विचार, क्योंकि ये तो कहता है सिर्फ आर्थिक परिस्थितियां, और ये आर्थिक परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों का भी निर्धारण करता है। एक व्यक्ति वैसा ही होगा, एक व्यक्ति की सोच वैसी होगी जिस जाति में उसने जन्म लिया है, जिस धर्म में उसने जन्म लिया है, जिस प्रजाति में उसने जन्म लिया। श्वेतों की मेंटलिटी अलग होगी और अश्वेतों की मेंटलिटी अलग होगी, यहूदियों की अलग होगी और आर्यंस की अलग होगी। उसकी सोच वैसी होगी जैसी वहां क्या होगा, लिंग होगा, जैसी होगी जैसी वहां की राजनीतिक व्यवस्था होगी, वैसी होगी जिस प्रकार की वहां विचारधारा चलती होगी, वैसी होगी जिस प्रकार का वहां साहित्य होगा, जिस प्रकार की वहां भाषा होगी, जिस प्रकार का वहां राज्य होगा। ये सारी ये है अधिसंरचनाएं, इनको हम क्या कह रहे हैं, संरचनाएं। तो ये बताए कि अल्थुजर की नजर में व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो कौन निर्धारण करता है, सामाजिक संरचनाएं। बस ये है कि सिर्फ आर्थिक संरचनाएं निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसके अलावा और बहुत सारी संरचनाएं हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और अस्तित्व निर्धारण में काम आती है। ये है। अब ये तो आप समझ गए कि कार्ल मार्क्स की बजाय ज्यादा व्यापक विचार किसके हैं, अल्थुजर के। अब सार्त्र में अल्थुजर में क्या फर्क है? ये कहता है ये किसी को भी नहीं मानता, और ये किसको मानता है, अधिसंरचनाओं को मानता है। इसीलिए इसको हम कौन सा बोलते हैं, संरचनात्मक मार्क्सवाद। संरचना ये कहती है कि कोई भी अंग जब समझना है, कोई भी एक चीज समझनी है, तो तब तक नहीं समझ में आता जब तक कि आप पूरी संरचना को जानते नहीं है। तो अगर आपको व्यक्ति को समझना है, व्यक्ति के दुखों को समझना है, व्यक्ति के विचारों को समझना है, उसके अस्तित्व को समझना है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, तात्कालिक संरचनाओं को समझना पड़ेगा। तो जो भी कोई भी किसी भी चीज का भाग होता है, अब मैं ये कह दूं कि मुझे ना इसका अध्ययन करना है मेरे पेट का, तो पेट का चलो आप कहते चलो आप हंस लिए, और लड़कियां बहुत तेजी से हंसी। अब जवाब दूंगा, अब अध्ययन करना है ब्यूटी का, है ना। तो अब ब्यूटी का अध्ययन करना है ना, चेहरे मोरे का अध्ययन करना है, और फेयर एंड लवली है, इसका अध्ययन करना है। तो अब आपको क्या है, आपको धूप का पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितने डिग्री है, आपने मुंह कहां कैसे धोया है, साबुन से धोया है, मिट्टी से धोया है, गोबर से धोया है, काय से धोया है ना। इससे फर्क पड़ता है। क्यों? देखिए मेरी सुनो, देखिए जमाना बदलता है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बदलते हैं, विचारधारा बदलती है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बदलते हैं, खान पान बदलता है, जब आइडियोलॉजी बदलती है, सरकारें बदलती है, संरचनाएं बदलती है। तो देखो पहले कहा जाता था कि अगर आपको पहलवान बनना है, जीवन को स्वस्थ रहना है, तो आप दूध पियो और घी खाओ, और आजकल कहते हैं आप क्या पियो, गौमूत्र पियो। अब बदल गए हैं, जमाना बदल गया है, अब दूध दही की बजाय गौमूत्र की चर्चाएं ज्यादा हो रही है, उस ये पियो, इससे आप सेट हो जाओगे क्या। तो अब बदलता है ना जीवन। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो रंग रूप है ये किस पे निर्धारित होता है, ये आर्थिक तत्वों में निर्धारित नहीं होता अकेला, ये कि आपके पास बहुत सारा पैसा इसलिए आप गोरे हो। ये निर्धारित होता है कि आपने श्वेत प्रजाति में जन्म लिया है या अश्वेत प्रजाति में, आप अफ्रीका में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं, ठंडे प्रदेशों में या गर्म प्रदेशों में, आपके मुंह धोने के लिए एक साबुन है या नहीं है, ये इन सब चीजों से निर्धारित होता है। तो ये हम अल्थुजर कह रहा है। चलो अब चर्चा कर लेते हैं, अब मजाक कर रहे थे कि आपका जो निर्धारण है अस्तित्व का वो कौन करती है, संरचनाएं। इसका मतलब आपका अस्तित्व स्वायत्त नहीं है। अब ये कहता है कि मुझे ना मार्क्स का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। तो ये जो हेगलवादी विश्लेषण करते हैं ना जो लोग, चाहे वो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले हों, चाहे वो ग्रामसी जैसे लोग हों,
और चाहे वो नव हेगेलियन हो, कोई भी हो, और चाहे वो ये छात्र जैसे लोग हो, ये मुझे पसंद नहीं है। ये कहता है कि मार्क्स को अगर समझना है तो वास्तविक मार्क्स कौन सा मार्क्स है? वैज्ञानिक मार्क्स है। तो ये विरोध कर देता है किसका? हेगेलियन मार्क्स का। ये हेगेलियन मार्क्स कौन सा है बताओ? नहीं नहीं, आप बताओ। हेगेलियन विचारधारा वाला छोड़ो। युवा मार्क्स कौन सा मार्क्स है? हेगेलियन मार्क्स है। युवा मार्क्स है, यंग जो मार्क्स है। मैच्योर मार्क्स कैसा मार्क्स है? वैज्ञानिक मार्क्स है। तो जो युवा मार्क्स है उसका अध्ययन नहीं करना है, वो तो हेगेलियन, उसमें हेगेल का प्रभाव है। जब वैज्ञानिक मार्क्स पैदा होता है तब से हम चर्चा शुरू करेंगे। तब ये एक शब्दावली का प्रयोग करता है लुई अल्थुजर, वो है एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक। वो कहता है किसी भी विचारक के जीवन में एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक आता है, ज्ञान मीमांसीय अंतराल आता है। आपको ऐसा ज्ञान मीमांसीय अंतराल है, वो प्लेटो में मिल जाएगा। ठीक है। प्लेटो क्या करता है, पहले उसके जो विचार है उसके ऊपर सुकरात का प्रभाव है, और जब वो देलोज तक आता है ना, तब तक आते आते वो भी प्रैक्टिकल हो जाता है, उसके ऊपर से सुकरात का प्रभाव है चला जाता है, और काल्पनिक की बजाय वो क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल हो जाता है। तो खुद प्लेटो दो है, एक यंग और एक मैच्योर। यंग था तो उसने रिपब्लिक लिखी, और मैच्योर हुआ तो उसने देलोज लिखी। तो देलोज और रिपब्लिक वाला। ऐसे ही लुई अल्थुजर कहता है ज्ञान मीमांसीय अंतराल किस में पाया जाता है? कार्ल मार्क्स में। जब कार्ल मार्क्स एक है यंग और दूसरा है मैच्योर, तो कार्ल मार्क्स को यंग और मैच्योर में कौन बांटता है? ये ज्ञान मीमांसीय अंतराल जो शब्दावली है वो किसकी देन है? लुई अल्थुजर की। एक यंग है और एक मैच्योर है। यंग वो है जिसके ऊपर प्रभाव है हेगल का, जिसपे प्रभाव है फायरबाख का, जिसपे प्रभाव है फिक्टे का। ये सब जर्मन थिंकर्स हैं, जर्मन फिलोसोफर हैं ये सारे। फिक्टे है, कांट है, हेगल है, फायरबाख है, ये सारे इनका प्रभाव है। फिर क्या हुआ, वो इनके प्रभाव से मुक्त हो गया। 1948 तक आते आते वो लगभग इन विचारकों के प्रभाव से मुक्त होकर किसके विचार वर्ण कर लेता है? खुद के विचार आ जाते हैं। तब से कौन से मार्क्स पैदा होता है? वैज्ञानिक मार्क्स पैदा होता है। जब वो लिखता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पोअर्टी ऑफ फिलोसॉफी, उसके बाद कैपिटल, और कैपिटल की बाद की रचनाएं। तो ये कहता है कि मैं ये जो हेगलवाद घुसाया जा रहा है मार्क्सवाद में, इसका समर्थन नहीं करता। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको कार्ल मार्क्स को सही तरीके से समझना है, उसकी अवधारणाओं को समझना है, तो आप मार्क्स की कैपिटल पढ़ो। तो ये उसकी मुख्य संरचना जिसपे ज्यादा बल देता है वो किसके ऊपर देता है? कैपिटल के ऊपर। तो ये किस मार्क्स को मानता है? वैज्ञानिक मार्क्स को। ये कहता है अलग अलग ब्रेक आते हैं। पहले वो था जब वो 1840 से लेके और 44 तक, इसको कई भागों में बांट देता है। इस ज्ञान मीमांसीय अंतराल को वो कई तरीके से बांट देता है। तो आप ना इस पे क्या पूछा जा सकता है, अपन वैसी चर्चा कर ले। ये हो सकता है कि इसमें से कौन सा प्रकार का मार्क्सवाद है जो वैज्ञानिक मार्क्स को महत्वपूर्ण मानता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल, दूसरा आपका वो अस्तित्ववादी मार्क्सवाद, और तीसरा ये ज्यादा महत्व, ये वैज्ञानिक मार्क्स पे बल देता है। इनमें से कौन है जो हेगेलियन मार्क्स का विरोध करता है? ये वाला हेगेलियन मार्क्स का विरोध करता है, यंग मार्क्स का विरोध करता है, और उसको ज्ञान मीमांसीय अंतराल में बांट लेता है। कि ऐसे कितने अंतराल है उसमें? जैसे दो किए, हम 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला वो था जो 1840 से लेकर और कब तक था? 44 तक था। तब इसने पुस्तक लिखी थी ऑन जेविस क्वेश्चन, याद आ गया? उसी दौरान उसने लिखी थी पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है। ये है आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां लिखी, और जिसने जेविस क्वेश्चन लिखा। तो उस ये वो था। देख, आपको पुस्तकें तो याद होगी, नहीं याद है तो आप इतना ही याद कर लो, ये वो था जब उसने कौन सी पुस्तक लिखी? पेरिस पांडुलिपि लिखी। अब उसके ऊपर पेरिस पांडुलिपियां लिख रहा है, उस पर हेगल का प्रभाव है, इन सब का प्रभाव है।
दूसरा वो दौर आया जब 1845 आया। इसमें दो पुस्तकें लिखी थी, एक लिखी जर्मन आइडियोलॉजी और दूसरी लिखी थीसिस ऑन फायरबाख। ये जर्मन आइडियोलॉजी और थीसिस ऑन फायरबाख लिखी। दूसरा वो दौर था। अब भी ये ना मुक्त नहीं हो पाया किससे, हेगल से और फायरबाख और इन लोगों से, क्योंकि जर्मन आइडियोलॉजी में वो मूलतः किसकी आलोचना भी करता है, हेगल की आलोचना करता है, और थीसिस ऑन फायरबाख में वो फायरबाख के मानवतावाद की आलोचना करता है। ये है। फिर आता है 1845 या 46 से लेके और 1857 तक का मार्क्स। अब बताओ क्या क्या लिखता है। अब ज्यादा नहीं करे तो 1848 में लिखा उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फिर प्रोंदो के विरोध में इसने एक पुस्तक लिखी, पोवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। और फिर उसने 1857 में जो पुस्तक लिखी वो कौन सी लिखी, अपनी मुख्य पुस्तक द दास कैपिटल लिखी। द कैपिटल या दास कैपिटल, नहीं गलत लिख दी क्या मैंने? 1867 में पहला आया था क्या, माफी चाहूंगा। और उसके बाद उसकी जो और रचनाएं हैं, अंतिम रचना कौन सी थी बताओ इसकी? गोथा प्रोग्राम। उसके बाद कैपिटल के अन्य भाग और गोथा प्रोग्राम्स हैं, उनमें और ज्यादा वैज्ञानिक हो जाता है। तो इसकी कौन सा विचारक है जो दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स को समझने के लिए मुख्य आधार मानता है? वो है लुई अल्थुजर। अब हमें अल्थुजर समझ में आ गया, ज्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं करें। संरचनात्मक मार्क्सवाद हमने समझ गए। व्यक्ति का अस्तित्व स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं होता। ये किस पे निर्भर करता है? ये तात्कालिक सामाजिक संरचनाओं के ऊपर निर्भर करता है। सिर्फ आर्थिक संरचना ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, वैचारिक, लैंगिक, जातीय, धार्मिक सारी संरचनाएं महत्वपूर्ण होती है। ये वैज्ञानिक मार्क्स पे बल देता है, कैपिटल को मुख्य पुस्तक मानता है, ठीक, और एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक की चर्चा करता है। इस ब्रेक से पहले वाला यंग मार्क्स है, वो कहता है वो सही मार्क्स नहीं है। मार्क्स के वास्तविक विचार वो है जो दास कैपिटल और उसके बाद में प्रकट हुए, वो उसके सही और वैज्ञानिक विचार है। तो मार्क्स का जो मुख्य आधार है वो किसको माना जाए, यंग मार्क्स को या मैच्योर मार्क्स को? मैच्योर मार्क्स को। तो ये जो नव मार्क्सवादियों के अन्य धड़े हैं जो यंग मार्क्स को महत्व देते हैं, ये यंग मार्क्स को महत्व नहीं देता। ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले हैं, ये कौन से मार्क्स को मानते हैं बताओ? फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले यंग मार्क्स को मानते हैं और ये यंग मार्क्स की अवहेलना करता है। तो ये मैच्योर मार्क्स को मानता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल यंग मार्क्स को मानता है। हमने एक प्रकार का और मार्क्सवाद कर दिया, लुईस अल्थुजर वाला संरचनात्मक मार्क्सवाद। अब हमारे पास चर्चा करने के लिए 2-3 प्रकार के मार्क्सवाद और है, लेकिन अब नहीं करेंगे। आप एक छोटे से अंतराल के बाद करेंगे। तो अब ये कोई ज्ञान मीमांसी अंतराल नहीं आएगा, है ना, ये चाय पानी का अंतराल। तो अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ज्ञान मीमांसी अंतराल, एक होता है चाय पानी वाला अंतराल। तो इस अंतराल के बाद फिर बचे हुए मार्क्सवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।